नमस्कार दोस्तों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारनाल जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है आपका बीकॉम पार्ट सेकंड का जो पेपर सेकंड है कॉस्ट अकाउंटेंसी, उसका अध्ययन करेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपने यूनिट फर्स्ट में आपका मटेरियल हो गया। उसके बाद जो अपन ने सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आपका लेबर का जो फर्स्ट चैप्टर था, इसमें दो चैप्टर बना रखे हैं। पहला आपका लेबर कॉस्ट कंट्रोल, ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। और जो आज हम अध्ययन करेंगे मेथड ऑफ रेम्यूनरेटिंग ऑफ लेबर, अर्थात जो हम कर्मचारियों को भुगतान करते हैं उनके क्या क्या मेथड है। तो जो रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक में जो शामिल किया जाता है उसमें हम शामिल करते हैं आपका वेतन के अलावा मजदूरी, बोनस और आपका अन्य जो आप पारिश्रमिक देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कर्मचारियों को उनकी कार्य के बदले जो हम भुगतान करते हैं उन्हें हम उनके पारिश्रमिक में शामिल करते हैं। तो इनके भुगतान का हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए ताकि हमारी लागत भी कम से कम हो और श्रमिकों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी मिले। तो जो हमारा जो मजदूरी या पारिश्रमिक निर्धारित करने की विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे जो श्रमिक कार्य के लिए प्रेरित हो और उनकी कार्य कुशलता में हमेशा वृद्धि हो। अर्थात जो पारिश्रमिक निर्धारित करने की जो विधियां हम अध्ययन करेंगे उनमें से ऐसी विधि का चुनाव करना चाहिए जिसमें श्रमिक कार्य करने के लिए तो प्रेरित हो और उनकी जो कार्य कुशलता है उसमें निरंतर वृद्धि हो। यदि श्रमिकों की जो कार्य कुशलता में निरंतर वृद्धि होगी तो संस्था अधिक भुगतान करेगी। अधिक भुगतान करके भी कम लागत पर उत्पादन कर पाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पारिश्रमिक निर्धारित करने की विधि इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि जो मजदूर वर्ग है या फिर हम कह सकते हैं जो संस्था में श्रमिक कार्य करते हैं वो उनकी जो कार्य करने के लिए तो प्रेरित हो और उनकी जो कार्य कुशलता है उसमें निरंतर वृद्धि हो। इससे संस्था को क्या लाभ होगा? जो संस्था का कम लागत पर या फिर हम कह सकते हैं कि संस्था जो कर्मचारियों को भुगतान वृद्धि करती है परंतु उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी, पर यूनिट लेबर कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी। जैसे एक संस्था में श्रमिकों को 100 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है और ये श्रमिक कितनी यूनिट बनाते हैं? आपकी 50 यूनिट। तो प्रतिदिन कम भुगतान करके कम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? आपकी 2। परंतु इन्हें बोनस का
50 यूनिट से ज़्यादा भुगतान या फिर प्रोड्यूस करें तो इन्हें पर यूनिट 1 रुपये का बोनस देते हैं। तो ये 70 यूनिट यदि प्रोड्यूस करेंगे तो इनका भुगतान कितना होगा 50 का 100 और 20 यूनिट इन्होंने एक्स्ट्रा की तो जो बोनस हम देंगे वो हो गया 1 रुपये प्रति यूनिट। तो टोटल कितना हो गया 120 रुपये। 120 रुपये में मैंने 70 यूनिट प्रोड्यूस करनी तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो आएगी आपकी 1.71, जो कि आपकी जो 2 रुपये प्रति यूनिट कॉस्ट आ रही थी उससे कम होगी। तो पारिश्रमिक निर्धारण करने की विधि इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि जो संस्था को अधिक भुगतान करने पर भी तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होगी। तो हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे आज कि संस्था में जो मजदूर और कार्यकर्ता है उनको भुगतान करने की विधियां कौन कौन सी हैं। जो आपकी वेतन मजदूरी है उन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली आपकी पारिश्रमिक और दूसरी प्रेरणात्मक मजदूरियां। पारिश्रमिक या फिर पारिश्रम और दूसरी है प्रेरणात्मक मजदूरी। जो पारिश्रम में हम शामिल करते हैं जो हम सेवा और मेहनत के बदले जो हम भुगतान करते हैं उसे हम पारिश्रम कहते हैं। और जो आप प्रेरणात्मक मजदूरियों में आप शामिल करते हैं उसमें जो आप कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए जो भुगतान करते हैं उसमें हम प्रेरणात्मक मजदूरियों को शामिल करते हैं। जो परिश्रम का भुगतान करते हैं वो सेवा और मेहनत का प्रतिफल होता है और जो आप प्रेरणात्मक मजदूरियां देते हो वो कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु भुगतान करते हैं। तो जो पारिश्रमिक की जो विधियां हैं उसमें जो आप निर्धारण करते हैं उसमें सबसे पहले कौन कौन सी चीजें देते हैं वह है जो आप परिश्रम का निर्धारण करते हैं। परिश्रम का आप निर्धारण करते हैं उसके निर्धारण के समय आप कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखते चलते हैं। उसमें से जो पहला है वह आपका जो नियोक्ता की भुगतान की क्षमता। अर्थात नियोक्ता कर्मचारियों को कितना भुगतान कर सकता है उसकी क्षमता को देखते हैं। उसके बाद जो अगला बिंदु हम देखते हैं वो है आपका कर्मचारियों की योग्यता। अर्थात तो मजदूरी का आप निर्धारण करेंगे सबसे पहले जो आपका नियोक्ता है उसकी भुगतान क्षमता, उसके बाद जो कर्मचारी है कर्मचारी की योग्यता, योग्यता देखी जाती है। अर्थात कर्मचारी जिस प्रकार योग्य होगा जितनी मजदूरी की योग्य होगा उतनी मजदूरी का उसे भुगतान किया जाएगा।
और योग्यता के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसे कितनी मजदूरी की कम से कम आवश्यकता है। तो कर्मचारी की योग्यता एवं आवश्यकता दोनों को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद जो अंतिम चीज हम ध्यान में रखेंगे, देश में प्रचलित अर्थव्यवस्था के अनुसार कितनी मजदूरी का भुगतान करना चाहिए। तो फिर हम जो तीसरा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे वह है आपकी देश की अर्थव्यवस्था। कि देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार जो श्रमिकों को कितना कम से कम भुगतान करना आवश्यक है। तो जो हम पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे, उसमें आप जो बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपका नियोक्ता की भुगतान की क्षमता देखेंगे कि नियोक्ता कितने भुगतान क्षमता है। उसके बाद आप कर्मचारी की योग्यता एवं आवश्यकता का अनुमान लगाएंगे। उसके बाद देश की प्रचलित अर्थव्यवस्था के अनुसार श्रमिकों को कम से कम कितनी मजदूरी का भुगतान किया जाना आवश्यक है। इन सबको देखकर आप मजदूरी का निर्धारण करते हैं। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम जो पारिश्रमिक निर्धारण की जो विधियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। जो श्रम पारिश्रमिक निर्धारण की जो विधियां हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका समयानुसार मजदूरी और दूसरी कार्यानुसार मजदूरी। टाइम रेट और आपकी फीस रेट। समयानुसार मजदूरी और कार्यानुसार मजदूरी। और जो ये दो मेन पार्ट है, इन्हीं के आधार पर इनके उपभाग भी बनाए गए हैं, जिनके आधार पर अनेक विद्वानों ने बोनस की स्कीम को लॉन्च किया है। तो उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी जो समयानुसार मजदूरी है उसे हम देखते हैं। तो जो समय अनुसार जो मजदूरी है उसमें जो पहली है नॉर्मल सामान्य मजदूरी की जो विधियां है, जो मजदूरी निर्धारण करने की मेन दो विधियां होती है। एक तो आपकी जो सामान्य मजदूरी होती है वो, और दूसरा आपका बोनस। नॉर्मल सामान्य मजदूरी और बोनस का निर्धारण करते हैं। तो पहले हम जो नॉर्मल वेजेस है उसके निर्धारण की दो विधियां हैं, एक तो टाइम रेट और एक आपका फीस रेट। तो इसकी विधियां देखते हैं। जो सामान्य मजदूरी की जो विधियां हैं वो इस प्रकार है। इसमें से जो पहली है आपकी वो है समय दर विधि या फिर टाइम रेट मेथड। टाइम रेट मेथड कहाँ पे, इसमें जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है वह है प्रति घंटे
प्रति सप्ताह और प्रति माह। इस हिसाब से एक टाइम एलिमेंट को लेकर मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार की जो मजदूरी है उन उद्योगों में काम में ली जाती है जहां पर जो आपका यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी साइज और शेप में विशेष ध्यान देना हो, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहां पर टाइम रेट में जो मजदूरी का निर्धारण किया जाता है उसमें प्रति घंटे मजदूरी निर्धारित कर सकते हैं, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति माह। इस प्रकार की जो मजदूरी आप निर्धारित करते हो उसमें जो उत्पादन है, उत्पादन की किस्म या क्वालिटी व मात्रा, क्वालिटी पर अधिक ध्यान दिया जाता है। टाइम रेट मेथड इसमें प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो मजदूरी निर्धारित करने में जो मैन की रोल है वो आपका टाइम निभाता है। इस विधि का प्रयोग उन उद्योगों में अधिक प्रयोग किया जाता है जहाँ पर वस्तु की किस्म पर अधिक ध्यान दिया जाता हो। इसमें जो मजदूरी निर्धारित करने की जो विधियां हैं वो 3 है। पहली है सामान्य या सीधी श्रम विधि, नॉर्मल टाइम रेट मेथड। इसमें जो आप मजदूरी का निर्धारण करते हैं टाइम गुना रेट, समय गुना दर से आप गुणा कर देते हैं तो आपकी क्या रहती है मजदूरी। और इसका अगला जो सुधरा हुआ रूप है जो नॉर्मल टाइम रेट मेथड है, इसमें कुशल और अकुशल सभी श्रमिकों को एक ही रेट से भुगतान किया जाता है। तो कुशल श्रमिकों में असंतोष पैदा ना हो इस वजह से इसका थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप प्रयोग किया जाता है। जो दूसरा है वो है हाई लेवल टाइम रेट मेथड। इस मेथड में जो कुशल कर्मचारी होते हैं उन्हें आप हाई रेट से भुगतान करते हैं और समय से याद रहेगी कुशल श्रमिकों की मजदूरी। इससे जो कुशल श्रमिक है उसमें असंतोष कम हो जाता है। और जो तीसरा इसका मेथड है वह है मूल्य स्तर में परिवर्तन की विधि। गारंटेड टाइम रेट मेथड।
इस विधि में जो मूल्य स्तर में अलग अलग परिवर्तन के आधार पर अलग अलग मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। तो जो टाइम रेट मेथड है उसमें जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है, टाइम निश्चित रहता है और मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसमें प्रति घंटे, प्रति दिन, प्रति सप्ताह और प्रति माह भुगतान किया जाता है। इस प्रकार की जो विधि है उन उद्योगों में अधिक काम मिली जाती है जहाँ पर वस्तु की किस्म पर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक हो। इसमें जो भुगतान है वो 3 मेथड है। आपका पहला नॉर्मल टाइम रेट मेथड या फिर इसे हम ऑर्डिनरी टाइम रेट मेथड भी कर सकते हैं। इसमें टाइम गुणा रेट कर आप मजदूरी निकालते हैं और यह मजदूरी सभी श्रमिकों को समान रूप से भुगतान की जाती है। इसका सुधरा हुआ रूप है हाई लेवल टाइम रेट मेथड। जो पहला मेथड है ऑर्डिनरी टाइम रेट मेथड, इसमें कुशल व अकुशल श्रमिकों को सभी को एक ही रेट से भुगतान किया जाता है। तो जो कुशल श्रमिक है उसमें असंतोष पैदा न हो, इस वजह से इसका सुधरा हुआ रूप प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हाई लेवल टाइम रेट मेथड। इसमें जो रेट होती है कुशल श्रमिकों के लिए अधिक दर से भुगतान किया जाता है और समय से गुणा कर कुल मजदूरी निकाल दी जाती है। और तीसरी है गारंटेड टाइम रेट मेथड। इसमें समय के परिवर्तन के आधार पर या फिर हम कह सकते हैं मूल्य स्तर में जो मार्केट में प्राइस चेंजेस होते हैं, मार्केट में जो प्राइस चेंजेस होते हैं, जो आपकी गारंटेड टाइम रेट मेथड है वो मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसमें परिवर्तन के आधार पर जो आपकी रेट है उसमें परिवर्तन किया जाता है। अर्थात गारंटेड टाइम रेट मेथड में जो मार्केट में जो मूल्यों में परिवर्तन होता है उन परिवर्तन के आधार पर आपकी रेट में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। इस विधि में जो श्रमिकों को महंगाई भत्ता भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार जैसे मार्केट में प्राइस का परिवर्तन होता है वैसे जो आपकी मजदूरी की दर है उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यह जो विधि है वह मजदूर या फिर हम कह सकते हैं श्रमिक वर्ग जो आपका नियोक्ता है, श्रमिक वर्ग नियोक्ता दोनों को मूल्य परिवर्तन की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मार्केट की प्राइस बढ़ जाएगी तो यह सुरक्षा प्रदान करता है किनको, श्रमिक वर्ग को। जैसे मार्केट की प्राइस बढ़ी आपकी यहाँ पर रेट ऑफ वेजेज है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जो मार्केट में प्राइस चेंज है उससे श्रमिकों को सुरक्षा मिलती है। और जैसे ही मार्केट की जो प्राइस है वो डाउन हो जाती है तो नियोक्ता वर्ग को ये सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मार्केट में प्राइस डाउन हुई, ये जो रेट है आपकी रेट बढ़ाओ या रेट पर डे इसमें कमी कर दी जाती है। इस प्रकार मूल्य बढ़ोतरी होने पर यह श्रमिक वर्ग को सुरक्षा प्रदान करता है और मूल्य में कमी होने पर यह नियोक्ता वर्ग को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ये मूल्य परिवर्तन से श्रमिकों और नियोक्ता वर्ग दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। आप यहाँ तक आए बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर आप आगे अध्ययन करते हैं।
अगला जो मेथड आपका वो है पीस रेट मेथड। जो नॉर्मल रेम्यूनरेशन की जो विधियां पढ़ते थे, नॉर्मल रेम्यूनरेशन की जो विधियां थी उसमें आपने जो पहली पढ़ी वो है टाइम लैग मेथड। टाइम लैग मेथड में जो मजदूरी का निर्धारण समय के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार जो अगली विधि है नॉर्मल जो रेम्यूनरेशन निर्धारण की वो है पीस रेट मेथड। इसमें जो मजदूरी का निर्धारण किया जाता है वो पर पीस या फिर हम कह सकते हैं कार्य के अनुसार मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। कार्यानुसार मजदूरी या कार्य दर विधि, इसमें क्या जो मजदूरी का निर्धारण किया जाता है वो प्रति यूनिट निर्धारित किया जाता है। यह मजदूरी उन उद्योगों में अधिक प्रयोग की जाती है जहां पर जो यूनिट है, यूनिट का स्टैंडर्ड निर्धारित हो, या फिर हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट निर्धारित की जा सकती हो और जो यूनिट है उनकी गणना की जा सकती है। तो वहां पर इस विधि को लागू किया जा सकता है। इस विधि को उन उद्योगों में लागू किया जाता है जहां पर जो उत्पादन है, उत्पादन की किस्म पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। जो पीस रेट मेथड है उन उद्योगों में काम में ली जाती है जहां पर किस्म पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता और जो यूनिट है उसका एक स्टैंडर्ड निर्धारित हो और जो यूनिट दी गई है उसकी आप गणना कर सकते हो। तो उन उद्योगों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भुगतान किया जाता है वो प्रति इकाई परिस्थिति होता है। इसमें आप टाइम पर ध्यान नहीं देते, तो इसमें जो आपका मजदूरी भुगतान करने की जो विधि है वो आप कैसे निर्धारित करते हैं। आपका जो उत्पादन किया श्रमिक ने वो इसमें इकाइयों में और आप इसे गुणा करेंगे रेट पर यूनिट। दर प्रति इकाई। तो ये हो गई आपकी पीस रेट मेथड। ये हो गया आपका पीस रेट मेथड। इसमें जो यूनिट है स्टैंडर्ड निर्धारित होती है, यूनिट काउंटेबल होनी चाहिए और उत्पादन की किस्म पर ध्यान नहीं किया जाता और प्रति इकाई पर समय निर्धारित होता है। इसमें समय पर ध्यान नहीं दिया जाता।
जो आप पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं उत्पादन गुणा दर प्रति इकाई जो उत्पादन होता है वो इकाइयों में होता है। इसका आप दूसरा सूत्र और रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि जो निश्चित कर्मचारी है उन्हें आप न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेंगे चाहे वो कितनी भी यूनिट का उत्पादन करे। अर्थात जो एक स्टैंडर्ड होता है उससे यदि नीचे भी उत्पादन को करते हैं तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। उस न्यूनतम मजदूरी या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से यदि वो अधिक प्रोडक्शन करता है तो उसे पीस रेट के हिसाब से भुगतान किया जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम एक टाइम लैग और पीस रेट का एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि किस प्रकार दोनों में अंतर आता है और पर यूनिट जो कॉस्ट है वो किस प्रकार परिवर्तित होती है। जो आपको सूचनाएं दी गई है तो एक वस्तु है उसका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो है 16 यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 16 यूनिट। जो 16 यूनिट है वो है प्रतिदिन। प्रतिदिन 16 यूनिट का उत्पादन होता है और 8 घंटे के एक दिन का 16 रुपये प्रतिदिन से भुगतान किया जाता है। जो 8 घंटे का एक दिन होता है उसका जो भुगतान किया जाता है श्रमिक को वो है 16 रुपये या फिर हम कह सकते हैं 2 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाता है। और जो 203 श्रमिक हैं ए बी और सी ये इस प्रकार उत्पादन करते हैं। जो ए है वह 12 यूनिट का प्रोडक्शन करता है प्रतिदिन। बी है वो आपको करता है 16 यूनिट का और जो सी है वो 24 यूनिट का। इस प्रकार ये तीनों उत्पादन करते हैं। तो जो आपको निर्धारित करना है वो टाइम रेट और पीस रेट की दर से भुगतान किया जाए वो निर्धारित करना है। और जो तीसरी विधि है टाइम रेट के साथ यदि आप बोनस का भुगतान करना चाहें तो क्या मजदूरी पड़ेगी। यदि जो आप बोनस दिया जाता है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है या फिर हम कह सकते हैं जो नॉर्मल प्रोडक्शन है 16 यूनिट उससे अधिक प्रोडक्शन करने पर 50% बोनस दिया जाता है या फिर हम कह सकते हैं 50 पैसे प्रति इकाई बोनस दिया जाता है। तो आपको 3 मेथड, पहला समयानुसार, दूसरा कार्यानुसार और तीसरा समयानुसार भुगतान कर प्लस आप कहते हैं बोनस।
जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से अधिक प्रोडक्शन करने वाले को आप बोनस देंगे, और कितना बोनस देंगे? 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से। तो हम प्रतिदिन की जो मजदूरी है वो 16 रुपए, और यह आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम जो वर्किंग नोट्स करते हैं, जो पर आवर जो रेट आएगी 16 डिवाइड बाई 8, 2 रुपए। और आप पर पीस की रेट निकालें, पर पीस रेट आएगी। एक दिन में एक व्यक्ति को 16 रुपए का भुगतान किया जाता है, और उसे कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है? 16 यूनिट। तो 1 रुपए पर यूनिट। तो हम देखें टाइम के हिसाब से 2 रुपए प्रति घंटे, और पीस रेट के हिसाब से 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान किया जाता है। तो आपको जो निकालना है टाइम रेट, पीस रेट, और तीसरा बोनस निकालना है यदि समय अनुसार भुगतान हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक टेबल बनाते हैं। जो आपका स्टेटमेंट है वो दर्शा रहा है टाइम रेट और पीस रेट। इसमें आप पहले जो लिखेंगे वर्कर ए बी सी, उसके बाद प्रोडक्शन, कौन कौन वर्कर कितना कितना उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन जो ए है वो 12 यूनिट का, बी 16 यूनिट का, और सी है वो कर रहा है 24 यूनिट का। फिर है आपकी टाइम रेट और पीस रेट। टाइम रेट मेथड आप में, तो इसमें रेट पर आवर और टोटल वेजेस, फिर आपकी पीस रेट, इसमें आप जो आप संस्था है उसे किस रेट पर प्रोडक्शन पड़ रहा है इसका कॉलम बना देते हैं। जो तीसरा कॉलम है रेट पर यूनिट कितना पड़ेगा आपके पास? आपकी रेट पर आवर कितनी है? 2 रुपए। रेट पर यूनिट जो आपको लगेगी वो है, टोटल अमाउंट कितना होगा? 12 गुना 24 रुपए, 16 गुना 32 और 24 गुना 48 रुपए। और रेट पर यूनिट जो
वो आ जाएगी आप 12 का भाग देंगे 24 में तो सॉरी यहाँ पर रेट बराबर है, परंतु जो भुगतान किया जाएगा आप लीजिए वो टोटल है 16 रुपए। तो रेट पर यूनिट कितनी आएगी? 12 का भाग देंगे आप टोटल वेजेस में, ये टोटल वेजेस है, ये टोटल प्रोडक्शन है, तो रेट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 12 16 डिवाइड बाय 12 1.331 और आप 24 का डिवाइड करेंगे 16 में 0.67। ये हो गया आपका टाइम रेट मेथड। फिर हम करते हैं पीस रेट मेथड। पीस रेट मेथड इसमें आपका पहला वही यूनिट वहां पे आ गई, रेट बराबर दूसरे में आपकी टोटल वेजेस और तीसरी आपकी रेट पर यूनिट। तो टाइम रेट किस रेट के हिसाब से आप भुगतान कर रहे हैं और किस रेट के हिसाब से कितना आ रहा है 1 रुपीज पर यूनिट। तो पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1 और जो टोटल भुगतान हुआ 24 यूनिट का 1 रुपए प्रति टन के हिसाब से कितना भुगतान होगा? 24 रुपए। 16 यूनिट का 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान कितना होगा? 16 रुपए। और 12 यूनिट का 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 12 रुपए। अब आप क्या करेंगे, जो टाइम रेट मेथड है उसमें आप रेट पर यूनिट निकाल रहे थे, आप जो पीस रेट है उसमें रेट पर आवर निकालेंगे। तो जो 12 है 12 में तीनों में 8 घंटे लगे, तो पहले में 1.5 12 डिवाइड बाय 8 1.5 16 डिवाइड बाय 8 2 और 24 डिवाइड बाय 8 3। ये हो गया आपका कौन सा पीस रेट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेट पर आवर निकालेंगे, उसके बाद पीस रेट पर यूनिट निकालेंगे। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ टाइम रेट और पीस रेट बनाएंगे, उसमें पहले बरकरार फिर प्रोडक्शन, उसके बाद टाइम रेट का कॉलम और पीस रेट का कॉलम। टाइम रेट में आपको रेट दी गई है 2 2 2, तो जो 8 आवर्स है उनकी टोटल वेजेस कितनी बनती है? 16 रुपए 16 रुपए 16 रुपए। तो जो टाइम रेट है उसमें पर यूनिट जो कॉस्ट कितनी आएगी उसे हम देखते हैं। तो 12 यूनिट है, पहले वाले में 16 भुगतान किया गया है एक के लिए, तो एक की जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1.33, बी की जो आ रही है वो है 1 और सी की आ रही है 0.67। इसी प्रकार आप पीस रेट निकालेंगे। पीस रेट में आप पर यूनिट जो दिया गया है वो 1 रुपए, इस हिसाब से आप टोटल वेजेस निकालेंगे। यूनिट 12 16 और 24, 12 और 16 और 24 के हिसाब से आप रेट पर आवर कैसे निकालेंगे? टोटल वेजेस में आप जो टाइम है उसका डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगी आपकी
जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो अपना कितना है 16 यूनिट। जो ए ने जो प्रोडक्शन किया है वो 12 यूनिट है। 12 यूनिट के लिए कोई बोनस नहीं बनता। 16 यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट के बराबर है तो यहाँ पर भी आपका बोनस नहीं बनता। और जो आपका तीसरा है वो है 24 यूनिट। इसने स्टैंडर्ड से 8 यूनिट अधिक प्रोड्यूस किए तो इसको जो भुगतान किया जाएगा समयानुसार प्लस बोनस। जो समयानुसार जो भुगतान है वो कितना होता है इसका 8 घंटे 2 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 16 रुपए प्लस जो बोनस है वो 8 यूनिट का मिलेगा कितने की दर से 50 पैसे की दर से। तो जो बोनस कितना हो जाएगा टोटल मजदूरी 16 + 4 = 20 रुपए। तो जो रेट पर यूनिट इसमें आएगी जो रेट पर यूनिट आपकी आएगी वो आ जाएगी 0.83। तो आपने देखा कि इसको अधिक भुगतान करते हुए भी आपकी जो रेट पर यूनिट है संस्था को जो कॉस्ट आई है वो 83 पैसे आई है और जो आप रेट पर यूनिट के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं वो आप 1 रुपए प्रति दर से। तो इस प्रकार आप बोनस का भुगतान कर जो कर्मचारियों को अधिक काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ का